गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बैठिए। चलिए, तो कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? बताओ भाई। होमवर्क दिया था कुछ? डीपीपी मिल चुकी है आप लोगों को? जीओसी की डीपीपी नंबर 1 अगली क्लास का होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करके लाइएगा। ठीक है, और दूसरा मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो चुका है। नंबर ऑफ लेक्चर्स की कमी के कारण मैं सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप बोलोगे तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन, जैसे आप बोलोगे नहीं सर मॉड्यूल के पूरे करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स की कमी के कारण आप, अगर बेहतर होगा अगर आप क्लास के एक्स्ट्रा टाइम में आके मुझसे डिस्कस कर लें। वरना आप बोलोगे तो मैं पूरा भी डिस्कस करने को तैयार हूँ, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर्स आर वेरी लेस, क्योंकि अभी हमारा जीओसी में ही हमें केवल 6-7 लेक्चर मिले, 6 लेक्चर मिले हैं केवल, विच इज ऑलरेडी वेरी लेस। मतलब थ्योरी थ्योरी में ही कम से कम हमें 9 से 10 लेक्चर लगते हैं। अभी आप खुद देखोगे, आपने खुद ने देखा होगा, अपन बिल्कुल डिटेल में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, फिर रेजोनेंस पढ़ा, अभी रेजोनेंस ही लंबा चलेगा 3-4 लेक्चर। ठीक है ना? तो मतलब ये हम कर सकते हैं कि क्या हम मॉड्यूल के क्वेश्चन क्लास के एंड में एक्स्ट्रा टाइम में पूछ ले। जैसे आज एक्स्ट्रा क्लास लास्ट क्लास है तो लास्ट में पूछ लो, है ना, या फिर डाउट टाइमिंग में आके पूछ लेना। ठीक है, और अगर आप बोलोगे नहीं सर क्लास में ही डिस्कस करवाओ, तो फिर मैं क्लास में भी डिस्कस करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लेकिन उसमें फिर हमारा कोर्स थोड़ा सा नंबर ऑफ लेक्चर वाइज थोड़ा सा वो जो माइलस्टोन का जो डेडलाइन है वो मिस हो सकती है, क्योंकि माइलस्टोन की डेडलाइंस होती है कि इतने माइलस्टोन के इतने नंबर ऑफ लेक्चर अगर हो गए तो इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा हमारा माइलस्टोन का जो वो है, एक तरह से लेक्चर प्लानर वो काफी उतना टाइट बना हुआ है। ऑलरेडी टाइट भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जितने लेक्चर मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं उससे कम ही लेक्चर्स मिलते हैं, है ना? तो आई होप कि आप मेरे पॉइंट समझ पाएंगे, तो अपन बाहर पूछ लेंगे तो बेहतर है। डीपीपी तो अपन क्लास में ही डिस्कस करेंगे, और मॉड्यूल में भी अपन कुछ अच्छी पीवाई क्यूज अगर ऐसा कर लें या तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि पीवाई क्यू सेक्शन अपन क्लास में डिस्कस कर लें। बोलो ये सही है? कुछ ना कुछ तो मॉड्यूल में भाई बाकी करना तो सब कुछ है, थ्योरी वोरी सब आपको करना है, पूछना भी है, लेकिन वो क्लास के बाहर पूछ लेंगे। पीवाई क्यू सेक्शन और जो मैंने बुक बताई है आपको रिकमेंड की, वो सब अपन क्लास के बाहर डिस्कस कर लिया करेंगे। या आप बोलोगे तो फिर शाम को अपन कभी एक्स्ट्रा क्लास में जिन जिनको केवल डिस्कशन करना है वो आ सकते हैं, है ना? जैसा भी आप बोलोगे, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, आइसोमेरिज्म का पीवाईक्यू सेक्शन करके लाना है, पीवाईक्यू जिसमें जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, पीवाईक्यू सेक्शन कर लाओगे। अगली क्लास में आइसोमेरिज्म और आईयूपीएससी का भी पूरा कंप्लीट सेक्शन करके लाना है, कर लाएंगे सारे बच्चे? बहुत बढ़िया। लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा आज? 4 या 6 या 5? पक्का? ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसके साथ पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है भाई, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने कितने एग्जांपल कर लिए थे? केस नंबर 3 हो गया था ना? ठीक है, केस नंबर 5 4 देख लो। केस नंबर 4 क्या है बच्चों? केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। मतलब बच्चों पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड के साथ ही हो, है ना? तो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड के साथ, तो ये कौन सा केस बनता है, आइए जरा देखते हैं। एग्जाम्पल कितने हो गए थे लास्ट क्लास में? 14, ये चलेगा 15। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे ये वाला, ठीक है। अब ये वाला अगर मैं देखता हूं तो इसमें जरा ध्यान से देखो आप, पाई बॉन्ड के साथ ही कॉन्जुगेशन है, बोलो यस और नॉट? तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे तोड़ दूंगा, इसको मैं उल्टा भी तोड़ सकता हूं ऐसे, डबल बॉन्ड, और हाइब्रिड कैसे बना दूंगा, ऐसे।
अब ऐसा क्यों बना, ध्यान दीजिए। आपको खुद को दिख रहा है कि देखना, इधर इधर बोर्ड पे देखना, इस बॉन्ड को मैं इधर तोड़ता हूँ तो बताओ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब प्लस के सामने क्या बनाओगे, माइनस। तो प्लस माइनस के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या आ गया था, माइनस। क्या इसकी जगह बच्चों में और ये वाली सिचुएशन भी ले सकता था, तो फिर इसका मतलब मुझे इधर इसको कहाँ तोड़ना पड़ता, इस तरफ। तो फिर उल्टा बन जाता, यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ प्लस आ जाता। मतलब जहां माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां पर माइनस। अब हाइब्रिड जब मैं बनाऊंगा तो हाइब्रिड में कैसे बनेगा, डबल सिंगल डबल, यस और नॉट। अब डबल सिंगल डबल जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पर डॉटेड लाइन, यहाँ पर डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, पार्शियल डबल बॉन्ड को। ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच में, यस और नॉट। फिर उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है तो यहाँ भी डॉटेड लाइन बना दिया। यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आपको नहीं लग रहा कि डेल प्लस और डेल माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे बच्चों यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसलिए हाइब्रिड में हम कोई चार्ज नहीं लिखेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ आया, सबको आया। अब बच्चों इसमें अगर ध्यान रखना, ऐसा कोई आ जाए, ऐसा, जैसे लाइक बेंजीन। अब इसमें ध्यान रखना, रिंग आ गई, यहां तो रिंग नहीं थी, तो यहां ध्यान रखना आप दो नहीं एक साथ तीन पाई बॉन्ड को मूव करवाओगे। क्यों मूव करवाओगे, क्योंकि यहां पर आपका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो बच्चों ज्यादा स्टेबल होगा, विदाउट एनी चार्ज होने के कारण। क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मूव करने से एनर्जी लॉस करते हैं, एनर्जी लॉस होने से कंपाउंड की एनर्जी घट जाती है, एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। और जो निकलने वाली एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। कौन सी एनर्जी, याद करो, लिखा था अपन ने सब ये पॉइंट। तो अब समझो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई होगी, स्टेबिलिटी बढ़ी होगी, इसलिए हम हाइब्रिड को मोस्ट स्टेबल मानते हैं, और रियल भी इसी को मानते हैं। ये सब क्या होते हैं, इमेजनरी। यानी कितने आरएस बने इसके, तीन। अब बच्चों ये समझना लॉजिक, अगर रेजोनेंस भी हो जाए और चार्ज भी ना आए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है चार्ज आना डिस्टेबलाइजेशन का रिपो होता है, साइन। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां का चार्ज आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, तीनों बॉन्ड को एक साथ घुमा दिया। उसके कारण क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव तुरंत क्या बना लिए, डबल बॉन्ड। यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव तुरंत क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव तुरंत क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। तो आपको नहीं लगता है कि डबल सिंगल डबल की जगह सिंगल डबल सिंगल हो गया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट हुआ कि हमारा रेजोनेंस भी हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हो गया, और चार्ज भी नहीं आया। इसलिए ये चीज जो हमने प्लस माइनस करके लिखी थी, यहां ऐसा नहीं लिखेंगे। मतलब यहां ऐसा मत करना कि दो ही पाई बॉन्ड को घुमा के पहले प्लस माइनस लिख दो। इसलिए बेंजीन में यही वाला आरएस होता है, और ये ज्यादा बेटर और ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। इसलिए आपने सुना होगा कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बेंजीन कुछ ज्यादा ही स्टेबल होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी वो निकालेगी उतनी ही उसकी एनर्जी घटेगी, और उसकी एनर्जी घटेगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बेंजीन की बढ़ जाएगी। इसे ध्यान रखना, ये चार्ज सेपरेशन हुआ और यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ। समझ आ गया। हाइब्रिड कैसे बनाओगे, हाइब्रिड कैसे बनाओगे, यहाँ पर पूरी रिंग में डॉटेड लाइन। क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ डबल है वहां सिंगल है, जहाँ सिंगल है वहां डबल है, तो क्या पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो बताइए बेंजीन के कितने आरएस होंगे, दो आरएस, और दोनों आरएस बच्चों हाईली स्टेबल आरएस कहलाएंगे, हाईली स्टेबल आरएस। इज दैट क्लियर, पक्का। तो आप मुझे बताइए नेफ्थलीन में कितने आरएस बनेंगे, और नेफ्थलीन के अंदर उसका हाइब्रिड कैसा होगा।
कितना होगा, इसको मिलाकर बोलना है ना, कितने होंगे, आगे के आपके कितने बच्चों के आ चुके हैं, 3, बिल्कुल सही जवाब, बाकी बच्चे भी फटाफट बनाए, 3 RS और हाइब्रिड भी बनाए। देखो इधर देखना बोर्ड पर, यहां देखो बच्चों, जो बीच वाला डबल बॉन्ड है, वो बीच वाला डबल बॉन्ड दोनों तरफ से साथ रेजोनेंस करवा सकता हूं मैं। मान लो कि मैं उसको इधर से इधर ले जा रहा हूं, इधर से इधर ले जा रहा हूं, तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये वाला। क्या उस वक्त बच्चों मैंने साइड वाले डबल बॉन्ड को तो टच ही नहीं किया है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, इसको ही किया, तो बताओ कहां पर नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ क्या आया, पॉजिटिव। ये तो पता है ना, ये बॉन्ड नीचे तोड़ रहा हूं मतलब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्या ये सभी को पता है, पक्का। अब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ पर। फिर ऐसे यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ पर। और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ पर। बोलो हाँ या ना, पक्का। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बोल सकते थे सर कि आपने इसको क्यों मूव करवाया, आप तो एक काम करो, इसको मूव करवाओ। अब एक मिनट काम छोड़ दो, इधर देख लो, सर इसको रोक दो, इसको रोक दो, इसको बॉन्ड को इधर तोड़ो, इसको इधर ले जाओ, तो बताओ अब डबल बॉन्ड इधर आएगा, बोलो यार। और इसको इधर ले जाओ, तो फिर डबल बॉन्ड इधर कहाँ आएगा, यहाँ पर। और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर, प्लस माइनस के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर। यानी अगर सुनना ध्यान से, अगर सुनना ध्यान से सारे बच्चे, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को उनके साथ रेजोनेंस करवाता हूं तो ये वाला RS बन रहा है, जरा चेक करें फटाफट। ये समझ में आ गया सभी को, सभी को। अब अगर मैं उसको रोक देता हूं और इसकी जगह इधर लाता हूं, ये वाला ये वाला, तो इनको नहीं छेड़ रहा मैं, इनको एज इट इज लिख रहा हूं, बोलो यार। तो यहां देखो निगेटिव पॉजिटिव के बीच में ये डबल बॉन्ड, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में यहां डबल बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में यहां डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या, दोनों ही RS नए माने जाएंगे, डिफरेंट माने जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड यहां था, यहां डबल बॉन्ड नहीं, यहां सिंगल आ गया, यहां सिंगल बॉन्ड था और यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड। बोलो मेरे भाई, तो कितने RS आ गए, 3, कितने आ गए, 3। अब बच्चा, कुछ बच्चे बाहर आके बोलते हैं नहीं सर 3 नहीं 4 बनेंगे, मैं बोलता हूँ कैसे, बोले सर जैसे आपने इसको घुमाया ना वैसे इसको घुमाओ। आप सुनना, इधर देख लो, पहले काम छोड़ दो, इसको घुमाओ, इसको घुमाओ सर, तो मेरे भाई इसको घुमाओगे तो वापस यही तो बन जाएगा, ठीक है। फिर बच्चा बाहर आके बोलता है चल ठीक है सर इसको मत घुमाओ, एक काम करो सर पूरी आउटर रिंग वाली साइड से घुमा दो, तो यहां पूरा घूमेगा तो फिर नया बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, बताओ क्यों, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, क्योंकि देखो जब इसको घुमाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इसको घुमाओगे यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल की जगह क्या आ जाएगा, सिंगल डबल सिंगल। फिर बच्चा बोलता है सर इसको घुमा दो, अरे मेरे भाई इसको भी घुमाओगे तो क्या वहां पर रिपीट ही हो रहा है, तो तुझे सारे चेक करके देखने पड़ेंगे। यहाँ देखो इसको घुमाओगे तो वापस ही बन जाएगा, इसका मतलब मैं बोलूंगा बेंजीन में, नेफ्थलीन में मैक्सिमम 3 ही RS पॉसिबल है। कितने RS, 3 RS पॉसिबल है, कितने RS, देयर आर मैक्सिमम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन नेफ्थलीन। इसका नाम क्या है जानते हो ना, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। और इसका हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, इसका हाइब्रिड ऐसा हो जाएगा, यहां भी डबल सिंगल डबल, यहां देख लो सब कार्बन पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आया है, तो हर जगह में पूरी रिंग में डॉटेड लाइन बना दूंगा। डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि कभी ना कभी वहां डबल बॉन्ड रहा है और कभी ना कभी उसी डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड भी रहा है, तो मतलब ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, बीच में है पार्शियल डबल बॉन्ड। कौन सा डबल बॉन्ड, मेरे भाई समझ में आ रहा है क्या, बोलो। तो ये नेफ्थलीन हो गई। इसमें बच्चों ये वाले जो कंडीशन है ना, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस, पेरीमीटर रेजोनेंस। तो ये ए बी और ये सी, तो यहां लिख लेना हिंट, बी एंड सी इन बी एंड सी RS पेरीमीटर रेजोनेंस प्रेजेंट। कौन सा रेजोनेंस, पेरीमीटर रेजोनेंस। बच्चों व्हाट इज पेरीमीटर रेजोनेंस, कभी भी रेजोनेंस अगर पूरी की पूरी बाउंड्री में होता है
अब देखो ये सिंगल वाली रिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंगल रिंग में तो हमेशा ही पूरी बाउंड्री में होगा। मल्टी रिंग या पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक मतलब एक से ज्यादा रिंग हो और पूरी की पूरी बाउंड्री में रेजोनेंस हो रहा हो, सरकमफेरेंस में रेजोनेंस हो रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर रेजोनेंस। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेप्थलीन के 3 आरएस में से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पेरीमीटर रेजोनेंस शो करेंगे, कितने? 2। तो पेरीमीटर रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इन सरकमफेरेंस और बाउंड्री इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? पॉलीसाइक्लिक ऑब्वियसली पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में ही चेक करेंगे कि मोनोसाइक्लिक है, मोनो मतलब एक ही रिंग है, तो उसमें तो बाउंड्री में ही बता दोगे आप। तो ये पॉलीसाइक्लिक के लिए ही पूछेगा क्वेश्चन, आप बताइए कि इसमें क्या पेरीमीटर रेजोनेंस हो रहा है, तो आप बोलोगे यस। पेरीमीटर मतलब पूरी रिंग में। इसमें क्यों पेरीमीटर रेजोनेंस नहीं हुआ? क्योंकि आप देखो इसका डबल बॉन्ड या तो उसके साथ है या इसके साथ है, एट ए टाइम दोनों के साथ नहीं हो सकता। नहीं है समझ में? क्या ये डबल बॉन्ड उधर या इधर में से कोई एक ही तरफ तो करेगा, एक साथ दो तरफ नहीं करेगा ना। और इसमें क्या हो रहा है, पूरी आउटर बाउंड्री के अंदर सारे बॉन्ड एक साथ मूव कर रहे हैं। अरे बोल दो यार। चलो एंथ्रासीन का बना के बताओ फटाफट, दिखाओ। किसने बोला 4? बना भी लिया, गुड, शाबाश। देखो भाई क्वेश्चन पूछा नहीं उससे पहले लड़के ने बना के रेडी किया हुआ है। इसको बोलते हैं बिल्कुल समझदार बालक, कि अगर मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ जो समझ में आ गई तो उसी टॉपिक से रिलेटेड वो आगे के क्वेश्चन करके देगा। वेरी गुड, आपने ही बना लिया। एंथ्रासीन तो यार हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। आरएस लेकिन कहाँ बना है इसमें चारों? आरएस तो 4 नहीं दिख रहे मुझे, तो ऊपर वाले 2 भी हैं। ठीक। एंथ्रासीन जानते हो ना, इसमें रिंग एक और रिंग ऐड कर दो। बहुत बढ़िया, करो भाई सब जल्दी करो। स्पीड से करना, थोड़ा सा ना क्लास में थोड़ा टाइम की कमी रहेगी। बहुत बड़ा है जीओसी, भयंकर बड़ा। मतलब आइसोमेरिज्म में तो हमें मिल गए थे इतने सारे लेक्चर, हमने 15-16। अब इसमें नहीं मिलेंगे इतने, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पिछले चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर हमारे कवर अप हो रहे हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि केमिस्ट्री तो एटलीस्ट एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगे तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को घर पर बहुत सारा होमवर्क मिलता है। और अगर केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास बनती है तो फिर तो मैथ्स की भी बननी चाहिए, फिजिक्स की भी बननी चाहिए, तो उतना बच्चे के पास टाइम नहीं होता है ना। तो अपन बस एक ही काम कर सकते हैं कि हम बिल्कुल कंसाइज पढ़ें, लिमिटेड बातें करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात करें और जल्दी जल्दी नोट करें। क्योंकि वहाँ जब थ्योरी की बात आएगी, एक्सप्लेनेशन की बात आएगी, तो वहाँ हम खींच नहीं सकते। वहाँ तो धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ेगा, समझाने वाली बात। क्यों भाई? क्या जल्दी कर सकते हैं हम? नोट डाउन जल्दी कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 18 क्या दिया था? एंथ्रासीन। अब सुनो भाई, ये भी हो सकता है, इधर देखना सारे बच्चे, कि सर मैंने तो, आप तो ये वाला आरएस बना रहे हो, तो मैंने ये नहीं बनाया था, तो मैंने तो इधर वाले में बेंजीन रिंग लिखी थी। तुम इधर से शुरू करो, इधर से कोई और आरएस से शुरू करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। दूसरी बात, ये डबल बॉन्ड इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। जैसे यहां पर ये मैंने डबल बॉन्ड इधर लिखा था, इसको मैं इधर लिख देता तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, एक ही बात है ना। ये सीसी बॉन्ड है तो इधर लिखूं या इधर लिखूं, बात एक ही आ रही है। अब यहाँ पर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो मैंने क्या देखा? 3 रिंग है, इन तीनों, इस रिंग का नाम क्या है? एंथ्रासीन। क्या नाम है इसका? एंथ्रासीन। क्या नाम है इसका? भाई नाम याद करते हुए चलना, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रक्चर नहीं देगा वो कई बार। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बाद में पता लगे सर हमें तो अपनों ने लूटा, सर हमें स्ट्रक्चर ही याद नहीं थे, है ना। हम तो क्वेश्चन मतलब आप कुछ और पढ़ा रहे हो, हम भी सीख रहे थे, लेकिन एग्जाम में तो चोट मोए मोए हो गया हमारे साथ। क्या हो गया? मोए मोए, है ना। और सर वहां पर तो बिल्कुल मतलब क्या बताएं सर अब। तो ऐसे काम मत कर लेना।
देखो भाई 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 4। आप देखो कैसे 4 बन रहे हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। मान लो बच्चों मैंने क्या किया, एक बार बोर्ड पर देखना पड़ेगा सारे बच्चों को। इधर देखो सभी, ये डबल बॉन्ड बच्चों इसके साथ भी रेजोनेंस में है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी रेजोनेंस में है। तो पहले मान लो मैंने इसको इसके साथ रेजोनेंस करवाया ऐसे, ठीक है। अब आप इसको ऐसे ना करके नीचे भी तोड़ सकते हो इधर, आपकी इच्छा, तो फिर इसको इधर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्लस के माइनस के सामने क्या आना चाहिए? प्लस, और प्लस के सामने क्या आना चाहिए? माइनस, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो मैंने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को बच्चों इधर बना दिया, डबल सिंगल डबल। क्या इतना समझ में आया? भाई एक एक पॉइंट को समझो, हवा में मत करना, क्योंकि अभी की हवा बाद में मैकेनिज्म उड़ा देती है। बहुत बारीकी से समझना, मैकेनिज्म की फंडामेंटल्स है ये। बाद में अभी ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई तो मैकेनिज्म बहुत अच्छा लगने लगेगा, वरना फिर मैकेनिज्म डराने लगता है बच्चे को। तो आराम समझो, मैंने कहा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, बोलो बेटा सही है। अभी मैंने ध्यान रखना ये वाले दोनों बॉन्ड को नहीं छेड़ा है, बोलो यस और नॉट। अब उसकी जगह हो सकता है कि आपने इसकी जगह ये वाले डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करवाया हो, तो जब इसके साथ करवाते तो अब ये दोनों डबल बॉन्ड फिक्स रहते, हाँ या ना। और यहाँ नेगेटिव इसके इधर पॉजिटिव के साथ मूव करवा देता मैं, तो अब डबल बॉन्ड कहाँ आ जाता? यहाँ पर। फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर, फिर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये दोनों फिक्स है। बोलो यार, आया समझ में? अब मैंने कहा सर अब ये डबल बॉन्ड उसके साथ रेजोनेंस करा दो, क्योंकि अगर इसके साथ कराऊंगा तो ये तो वापस घूम जाएगा और ये घूमेगा तो वापस वही बनेगा। चेक कर लो। तो अब एक काम करें, नया पोजीशन इसको इसके साथ मूव करवाते हैं, तो अब की बार ये दोनों फिक्स हैं, इधर वाले को बनाते, ये दोनों फिक्स हैं इधर वाले, ये दोनों भी फिक्स है इधर वाले। किसको मूव करवा रहा हूं? इस नेगेटिव को, यहां इस बॉन्ड को इधर तोड़ के पॉजिटिव के साथ, तो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। बोलो बेटा समझ में आ रहा है क्या? सच्ची बताना यार। तो यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बोलो सही है? पक्का? अब आप मान लो बोलते हो नहीं सर, एक काम और करते हैं, इनमें से फिर से किसी और को नए पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। तो देखो एग्जाम में थोड़ी हमें रटा हुआ होता है, हम तो बना के देख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, अब हो सकता है कि कुछ नया सोच लो, क्योंकि मेरी तरह सोचोगे, आपको तो प्रोसेस सिखा रहा हूं मैं, रटवा थोड़ी रहा हूं। तो हो सकता है कोई बच्चा बोले सर एक और पॉसिबल है, लेट्स सही ये वाला। अब बताओ क्या इसमें पेरीमीटर रेजोनेंस हो रहा है? क्या ये पूरी रिंग में जब एक साथ रेजोनेंस होगा तो इसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर रेजोनेंस। तो क्या आपको नहीं लग रहा डबल फिर डबल फिर डबल फिर डबल फिर डबल फिर डबल फिर डबल? बोलो बेटा सही है? जोर से बोलना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नया बना है या पहले से रिपीट हो गया है? ये देख लो, बोलो। तो क्या ये तो रिपीट हो गया? तो रिपीट हो गया मतलब सेम है, क्या इसको काउंट करोगे? किसी और को बना के देख लो। सर एक काम करते हैं, सर इन दोनों को फिक्स कर लेते हैं, इन चारों को एक साथ मूव, पांचों को एक साथ मूव कराते हैं तो भी रिपीट होगा। चेक कर लो, बताओ कौन सा होगा? ये वाला होगा शायद। होगा नहीं होगा? कौन सा होगा? नहीं, इसको पूरे को एक साथ, क्योंकि हो सकता है आपका दूसरा डिफरेंट हो, तो फिर थर्ड वाला बन जाएगा। नहीं थर्ड वाला थोड़ी बनेगा, ये वाला बनेगा। अरे यार सुनो इधर, थर्ड कैसे बन रहा है? ये वाला बोल रहा हूँ कि पांचों को एक साथ मूव करवाओ, तो ये दो तो फिक्स हो गए, और यहाँ डबल बॉन्ड देखो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड देखो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ। तो इसका मतलब रिपीट हो रहा है ना। इसके अलावा आप जो भी बना के देखोगे वो सब क्या हो जाएंगे? रिपीट। क्या हो जाएंगे? रिपीट। तो बच्चों इसका मतलब इसका टोटल कितने आरएस बने? 4 आरएस। कितने आरएस बने? 4। और नेफ्थलीन के कितने बने थे? 3 आरएस। और बेंजीन के कितने बने थे? 2 आरएस। और ऊपर वाले के कितने बने थे? 3 आरएस। ये नंबर पूछेगा इंटीजर में, तो रट कितना रटेंगे, सीखना ही पड़ेगा, है ना। हमें नहीं पता क्या क्वेश्चन आएंगे। तो ये नंबर आरएस। अब हाइब्रिड तो बना लोगे आप, पूरी रिंग में डॉटेड लाइन, पूरी रिंग में डॉटेड लाइन, पूरी रिंग में डॉटेड लाइन। बोलो सही है? वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हिंट, की पॉइंट, की पॉइंट रॉक्स, बाकी सब शॉक्स, है ना। की पॉइंट आता है तो की पॉइंट क्या है, एक आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आपको मान लो बच्चों किसी रिंग में पैरेलल रिंग्स जुड़ी हुई दिखे, कितनी रिंग जुड़े, तो जितनी रिंग हो उसका एक बढ़ा दो। इन पैरेलल रिंग्स जब भी एरोमेटिक रिंग्स या बेंजीनोइड रिंग्स दिख रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स +1, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स +1, मतलब टोटल आरएस कितने होंगे? टोटल आरएस इज इक्वल टू रिंग्स
प्लस 1। इधर देखो, इधर देखो जरा, यहां पर कितनी रिंग थी? एक। आर एस कितने आए थे? 2। यहाँ कितनी रिंग थी? 2। आर एस कितने आए थे? यहाँ कितनी रिंग थी? 3। आर एस कितना है? ऐसे मान लो मैं बोलूं यहां पर, लेट सपोज यहां पर ये, बोलो या एक को ले लो, बताओ कितने आर एस होंगे? तो 1 2 3 4 5, तो आर एस कितने आएंगे? समझ में आ गया? लेकिन ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, पैरेलल रिंग्स जुड़ी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ऊपर नीचे हुई तो फिर पंगा हो जाएगा, फिर वो शॉर्ट की काम नहीं करेगी, ये शॉर्ट की तभी काम की है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर, एक मिनट रुक जाना, जैसे 19 वाला एग्जांपल देता हूं, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में कितनी रिंग्स होती हैं? 3 ही रिंग्स होती हैं, लेकिन ये ऐसा होता है। ये क्या है आपका? एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन में और सॉरी फिनेंथ्रासीन, एक मिनट गलत बोल दिया, ये कौन सा है? फिनेंथ्रासीन। फिनेंथ्रासीन। अब फिनेंथ्रासीन में और एंथ्रासीन में अंतर क्या है पहले तो बताओ मुझे। इसमें 2 रिंग सीधी जुड़ रही है, एक रिंग तिरछी जुड़ रही है साइड में, और यहां क्या तीनों रिंग एक साथ पैरेलल जुड़ रही है? बोलो यार। तो अब इसमें कितने आरएस आए थे? 4। लेकिन इसमें आरएस 4 नहीं आते, इसमें आरएस आते 5। कितने आरएस आते हैं? 5। क्या आप खुद बना के दे आओगे? मैंने हाइब्रिड दे दिया, क्योंकि कई बार क्या करेगा वो, हाइब्रिड से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। या तो वो एक आरएस से बाकी आरएस बनवाएगा, या फिर वो हाइब्रिड देके आरएस बनवाएगा। अब आरएस बना लोगे आप? बना लोगे? आंसर मैंने बता दिया है, कर लोगे ना ट्राई? जोर से तो बोल दो। तो बच्चों ध्यान रखना, इसके लिए ये की पॉइंट या ये शॉर्टकट सही नहीं है। तो टोटल आरएस विल बी रिंग्स प्लस 1। ये केवल कब एप्लीकेबल है? जब, व्हेन, लिख लेना, व्हेन रिंग्स आर पैरेलली अटैच। व्हेन बेंजीनॉइड रिंग्स पैरेलल अटैच्ड, पैरेलल अटैच होगी तब ये शॉर्टकट लगाओगे। और किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। रिंग्स कितनी आ रही थी इसमें? 1 2 3 4 5, तो जितनी रिंग है प्लस 1 कर दो। यहाँ 3 रिंग थी तो 4 था, नेफ्थलीन में 2 रिंग थी तो 3 था, तो यहाँ अगर 5 रिंग है, रिंग कितनी है? 5। बेंजीनोइड रिंग कितनी है? 5। बेंजीनोइड रिंग 5 है तो आरएस कितने बनेंगे? 6। 4 रिंग होती तो 5, 7 रिंग होती तो 8, प्लस 1 कर देना सीधा। तो आपको एग्जाम में आंसर डायरेक्ट लिखने में हेल्प मिलेगी। लेकिन हर ट्रिक का ध्यान रखना, एक लिमिटेशन होता है। ट्रिक का मतलब ही होता है कि भाई वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स पर ही काम करती है। तो ट्रिक्स बनाते समय याद रखना, बहुत ज्यादा भावुक होकर खुश ना हो जा रहे मेरे को मिल गया फॉर्मूला, है ना। जैसे उन्हें था कि पुराने बचपन में हम कहानी सुनते थे कि गांव में किसी को एक नक्शा मिला, जिसमें उसने देखा कि पहाड़ी के उस कॉर्नर के उस जंगल के अंदर जाने पर मुझे सोने का खजाना मिल जाएगा। फिर वो बावलों की तरह बेचारा पागलों की तरह घूमता रहा, ढूंढता रहा, और धीरे धीरे खुद निपट के वहीं फंस के रह गया, है ना। तो कहने का मतलब, उतनी एनर्जी आपने अगर अपने अपनी लाइफ में लगा लोगे तो ज्यादा खुश रहोगे। तो ये ट्रिक्स सुन लो, लेकिन इसको अपने डिटेल में सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आ गया तो लकी है हम। और वैसे भी मैंने देखा है कि इतने आंसर तो बच्चों को वैसे ही बार बार पढ़ते हैं तो याद ही हो जाते हैं। तो मैं याद करने की तो नहीं कह रहा हूँ, पर कहने का मतलब कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। क्योंकि बच्चों ध्यान रखो, कौन सा क्वेश्चन आएगा वी डोंट नो, कॉन्सेप्ट आ गया तो बस मान के चले आप कहीं भी उस क्वेश्चन से भिड़ जाएंगे। ऑब्वियसली कोई लेंदी क्वेश्चन होगा तो वो मेरे लिए लेंदी होगा या सबके लिए लेंदी होगा? सबके लिए लेंदी होगा। तो ऐसे समय पर आपका टेम्परामेंट चेक किया जाता है, जेई टेम्परामेंट करता है भाई, कोई 3 मिनट का क्वेश्चन है तो तू कितने मिनट तक पेशेंस लूज नहीं करता है, क्योंकि 3 के 3.5 मिनट 4 मिनट होने लगेंगे तो तू पेशेंस लूज कर देगा, कोई ना कोई एरर करेगा या छोड़ देगा। बस ऐसे टाइम पर वही क्वेश्चन बच्चा सही कर पाता है जिसने क्लास में और घर पर बड़े बड़े क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया हो।
जैसे मैंने आपको दे दिया 6 RS, अब मैंने आपको 6 RS दे दी, तो आपको घर पर इसको प्रूव भी करना आना चाहिए कि यार मैं एक बार चेक तो करूं ट्रिक काम कर रही कि नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये ट्रिक गलत हो रही हो, चलो इसको बना के देखते हैं। कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बना के देखेंगे। जब जब पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करेगा, एक नया RS काउंट करेगा, और सारे पाई बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे आ जाएंगे तो उसको हम सेम RS मानेंगे, अलग से काउंट नहीं करेंगे। बोलो यार। और मैं हमेशा कहता हूं भाई, याद रखो मेंटल स्टेट में, मैथ्स का हर क्वेश्चन छोटा नहीं बड़ा नहीं होता, और केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन छोटा नहीं होता। मैथ्स का हर क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन छोटा नहीं होता। आपका माइंडसेट हमेशा याद रखना, बार बार कह रहा हूं, आपका माइंडसेट यही कहेगा, अरे केमिस्ट्री तो 30 मिनट में उड़ा दूंगा। मैं बार बार कह चुका हूं इस एग्जांपल को कई बार, आप रील्स देख लेना, केमिस्ट्री इजी था, केमिस्ट्री तो मैंने 30 मिनट में ही कर दिया था। ये मेंस वाले बच्चे ही बोलते हैं। उन बच्चों से जरा पूछना, भाई एडवांस देने के बाद मोए मोए हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था? मोए मोए सीन, है ना? क्योंकि उनसे पूछो बेटा एडवांस का कट ऑफ कितनी गई है इस बार, कितनी गई है? शायद 74 गई है, 74 गई है, ठीक है ना? आप समझ रहे हो? तो 74 एडवांस का पेपर 150 पे। तो अब सुनो, तुम एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सुन लो, सुन लो। देखो तुम्हें क्यों आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, मैं बताता हूं आपको रीजन। सुनो, एक बालक है जिसके 136 नंबर है। कितने? सुन लेना, चाहो तो नोट डाउन भी कर लेना कि 136 टोटल मार्क्स। ये कितने में से आए हैं? 300 नहीं, मेंस का पेपर 300 का होता है, एडवांस का कितने का होता है? मेंस का 300 और एडवांस का। अब सुन लो एडवांस का रिजल्ट, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं ना, नाम वाम तो नहीं बताऊंगा मैं, वो पर्सनल किसी की इंफॉर्मेशन बताने, प्राइवेट है वो तो इंफॉर्मेशन, पर आपके हमारी हेल्प के लिए डेटा सुनो। बालकों ने मुझे, बच्चों ने अपने रिजल्ट शेयर किए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 136 नंबर आए टोटल। कितने नंबर आए? 136। उसकी रैंक सुनो कितनी आई है? CRL रैंक, CRL की फुल फॉर्म कॉमन रैंक लिस्ट। ये अभी ओबीसी का बच्चा था, तो ओबीसी की रैंक तो बात करी ना, कोई ईडब्ल्यूएस कोई SC ST, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वो तो आपको जो भी गवर्नमेंट के कारण, रिजर्वेशन के कारण हेल्प मिलनी होती मिल जाती है। और आप समझो 136 नंबर, और आपकी रैंक आ रही है भाई 4929, अंडर 5000, अंडर। अब एक बच्चा तो हो सकता है कि डरपोक बिल्ली माचिस की तिल्ली, तो बोलते थे ना बचपन में अपन, डरपोक बिल्ली माचिस की तिल्ली। तो वो बोलेगा अरे सर इसका मतलब यही निकलता है कि जेई एडवांस हमसे ना हो पाएगा भैया, हमरे बस की बात तो ना है। अरे दूसरा बच्चा बोलेगा इसको मतलब केवल 136 नंबर, अगर मैं जैसा व्यक्ति सेम पैटर्न का पेपर आता है अगले साल, लगभग पेपर का पैटर्न थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर बार इसी नंबर पे आएगा, लेकिन इस नंबर को अगर हम आईडी मतलब स्टैंडर्ड माने, तो मैं अगले साल 5000 रैंक के अंदर ला सकता हूं, क्योंकि 136 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक साल है मेरे पास इसके लिए। कितना है? फिर से समझो इस बात को, तुम आज जो ये डेटा देख रहे हो उसके लिए तुम्हें उस डेटा तक पहुंचने के लिए एक साल है तुम्हारे पास। जून में ही तो होगा पेपर, मई के लास्ट में या जून के वीक में। अरे बोल दो यार। अब दूसरा देखो डेटा, 144 नंबर। कितने नंबर? ये मैं 144, दूसरा बता दूं, टोटल 162 नंबर। कितने? अभी ध्यान रखना, बच्चों ने 50% भी टच नहीं करी है, 360 का आधा कितना होता है? कितने? 180, 162 तो भी बहुत पीछे बेचारा। उसकी रैंक है 3278, 3278। कितनी रैंक? 3000 के आसपास। और आगे की कहानी सुनो, और सुनो, 128, 128 पे CRL है 8000 समथिंग। कितनी? 128 पर। आगे और सुनो, 135। ये तो वो बच्चे जो अभी मैं सारे टॉपर बच्चे या जिनकी रैंक अच्छी आई उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हालांकि देखो बिल्कुल टॉप पे जाओगे तो फिर जैसे AIR1 जो है, ऑल इंडिया रैंक 1, 332 आए हैं उसके, है ना? AIR1 के भी 332 आए, AIR2 के भी 332 आए, लेकिन वो फिजिक्स मैथ्स का जो आपका उपंगा होता है वो फिर उसके बेसिस पर AIR1 उसको मिलती है जिसके मैथ्स में मार्क्स ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? अपने जो कोटा वाला बच्चा है
फिर 1200 समथिंग रैंक आई है यहाँ कोटा विद्यापीठ। उसने क्या किया लास्ट में, देखो दिन वाली बात भी होती है, मेरा एक बात मानना है कि सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर आपका दिन है ना तो आप बहुत कुछ अच्छा कर दोगे, और अगर दिन अच्छा नहीं है तो फिर मेरा मानना है कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें अपने बोलते ना, फल कर्म करो फिर फल की इच्छा छोड़ दो। मेहनती बच्चा था, लेकिन लास्ट में उसने कुछ गलतियां क्या की कि बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मार दिए, बहुत सारे। अब बहुत ज्यादा मारोगे तो फिर आप समझ रहे हो ना, जैसे एमसीक्यू होता है, उसमें एक क्वेश्चन में एक भी आपने गलती की, आपको पता होगा एमसीक्यू में सीधा -2 होता है। क्या होता है? जैसे मान लो आंसर आ रहा है ए बी, लेट सपोज, अब आपने अगर ए बी लगा दिया तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 4। केवल ए या केवल बी लगाओगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 1। ठीक है। लेकिन अगर आपने ए बी के साथ अगर सी भी गलती से टिक कर दिया, सीधा 0 नहीं, -2, -1 भी नहीं, -2। तो अब जब आपने माइनस मार्किंग करने लगी तो उसका नुकसान यहां दिखने लगता है। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां उससे बहुत हुई। और दूसरा, कभी कभार जैसे होता है ना प्रिडिक्टेबल, उसकी प्रिडिक्शन जिस तरह की बच्चे की तैयारी होती है उतनी नहीं आ पाती है। बट ठीक है, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन और दूसरे सेंटर्स के मिला के तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे रहे। इवन कोटा विद्यापीठ का भी बच्चों बल्क में मास में रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है अपने तीनों साल का, बेस्ट। तो मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूँ, आप बहुत सही जगह पे हो। आपकी बस मेहनत और आपकी लगन चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। आप बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। पढ़ने वाले बच्चों को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। एंड सीरियसली, इतना पीडब्ल्यू में इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे कोचिंग में काम किया है, बहुत विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, जितने कोचिंग्स में काम किया है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स, होता है ना कई बार कोचिंग एक टीचर छोड़ के दूसरे कोचिंग में जाते हैं, जैसे एक कंपनी से आप दूसरी कंपनी में जाते हो, वैसे टीचर भी अच्छे पैकेज के लिए जाते हैं। गलत बात नहीं है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत बात है। हाँ, उसमें बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब सेशन एंड हो जाए, एक तरीका होता है कि भाई बच्चे को आप प्रॉपर सेटल करके अपने बच्चों को फिर आप किसी दूसरे कोचिंग में मूव करते हैं, स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। और ऐसे टाइम पर मेरे जितने फ्रेंड्स दूसरे कोचिंग में बता रहे हैं, जितना पीडब्ल्यू अपने टॉपर और अपने अच्छे स्टूडेंट के ऊपर खर्चा कर रहा है, कितनी चीजें तो फ्री में, जैसे अपने जो बच्चे कैंप में गए तो यहाँ उनका वीपीआरपी में कैंप में रहना खाना, उनकी सारी फैसिलिटीज, वैन में आने जाने की जरूरत पड़ रही है तो वैन, सब कुछ टोटली फ्री। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे कोचिंग वाले नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने जितना कंपेयर किया है ना, पीडब्ल्यू इस टाइम पे बेस्ट अकोमोडेशन विद बेस्ट फैसिलिटीज, और सीधी उनकी सेंट्रल टीम के साथ, टीचर्स के साथ तो है ही सही, सेंट्रल टीम के साथ लगातार कनेक्टिविटी की, उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो ये बोलने में मुझे कोई मतलब वो नहीं होती, दुख नहीं होता है, या मतलब बोलते हैं ना कि यार फिर भी हम उतना भी अच्छा क्यों नहीं कर पाए, है ना, कोटा सेंटर की बात कर रहा हूँ उतना। तो मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ बच्चों संतोष के साथ कि अभी हमें आए हुए, आपको भी पता है, केवल 3 साल हुए। कितने साल हुए पीडब्ल्यू को? 3 साल। और अभी तो ये तीसरे साल का रिजल्ट है। आप किसी भी कोचिंग्स को कंपेयर करके देख लेना, जिसने शुरू में 3 साल में इतने बड़े सारे बच्चे और इतने बल्क में रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए थे। और जिसमें तो अभी हमें कोटा में कई चीजें, कुछ चीजें हम लोग आमूल चूल परिवर्तन जो इस साल किए हमने, उसके आने वाले अगले सालों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्रस्ट मी, बेहतरीन पढ़ाई करते जाओ, बेहतरीन आपको फैसिलिटीज अपने आप ही मिलती जाएगी। और इवन मेरे ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप आपको पीडब्ल्यू आइडेंटिफाई करेगा और आपको अपने आप ऑफर करेगा कि भाई आपको हम इस बैच से इस बैच में शिफ्ट करना चाहते हैं। आप बोलोगे नहीं सर मैं यहाँ खुश हूँ, ठीक है, इस बैच में आपको हम एक्स्ट्रा मटेरियल देना चाहते हैं। इंडिविजुअल टीचर, इंडिविजुअल 1-to-1 टीचर्स भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। इनमें से जो सुविधा आपको ठीक लगती है, आपको अपने बेनिफिट के लिए लगती है, पीडब्ल्यू ऑफर करेगा। आपको ठीक लगती है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस पढ़ना है, मेहनत करना है, और मैं बार बार कह रहा हूँ गोल क्लियर रखना है। अगर तुम मेंस का गोल रखोगे ना भाई, तो तुम देख लो रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस है। रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस है। पिछले बार का हमारा जो जेई मेंस जिसकी 500 समथिंग रैंक थी, वो 52वीं रैंक पे आ गया था। कौन सी रैंक पर? 52। और इस बार हमारा जो 600 रैंक वाला मेंस का बच्चा था, जो वास्तव में टॉप 100 लायक थे, वो 1100, 1150, 1200 तक से भी ऊपर निकल गया। तो इसलिए मेंस का क्राइटेरिया एडवांस पर लागू ढंग से नहीं होता है। तो क्लैरिटी रखो अपने थॉट्स में कि भाई मुझे अगर जेई एडवांस करनी है तो जेई एडवांस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओ। और पीवाईक्यू सारे, अभी भी कह रहा हूँ सर मुझे जेई एडवांस निकालनी है, आप बताओ सर क्या करना है, जल्दी बताओ सर। मैं कहता हूँ कुछ मत कर, तू आज से ही चैप्टर वाइज 70, 90, 78 से लेकर 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। जैसे वो चैप्टर खत्म हो, मेरे पास
वो वाली बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए पीवाईक्यूज की, जिसमें सारे पीवाईक्यूज दिए होते हैं। कोई सा भी टीचर वो चैप्टर कंप्लीट करता है, उस टीचर के बोलने का भी वेट मत कर, तू उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर ले, और जो तेरे से टीचर, जो भी तेरे को क्वेश्चन डाउट आता है उस टीचर के पास पहुंच जा, तो तेरे को टीचर डाउट बता देगा। बाई चांस मान लो उसमें कोई इक्का दुक्का टॉपिक छुड़वा दिया हो, जैसे कई बार टाइम नहीं होता या कोई स्पेशल चीजें होती जो मैं, कोई भी टीचर अगले चैप्टर में पढ़ाता है, तो वो टीचर बोल देगा बेटा ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं होगा, है ना, इसको छोड़ दे। तो आपको डाउट आ रहा है, आप तुरंत पूछो, भाई आप ट्राई तो करो ना, पर फोकस रखो केवल एडवांस पे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर जेई निकालना है तो जेई एडवांस पे ही फोकस रखना है। तो सर फिर मेरी मेंस कैसे क्वालिफाइड होगी? सर मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही तो सर मैं एडवांस में जाऊंगा। तो ध्यान सुनना, जेई एडवांस जिसने अच्छे से तैयारी कर ली ना, उसका जेई मेंस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मतलब एक आइडियली बात बोल रहा हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, नो नीड टू वरी अबाउट जेई मेंस क्वालिफाई कि भाई मेरे कितने परसेंटाइल है। हाँ, लेकिन आप बोलो नहीं सर जेई एडवांस के साथ साथ मुझे पहले ही जेई मेंस के रिजल्ट में धमाका करना है सर, तो फिर आपको बस मैं एक तरीका बताऊंगा कि अभी आप जेई एडवांस से फोकस रखना, लास्ट के 1 और 2 मंथ्स, 2 मंथ्स मैक्सिमम मान लो, आप एक्सक्लूसिवली जेई मेंस के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बेस्ड अच्छे से करना स्टार्ट कर देना। पॉइंट समझ गए ना? तो फिर वहां से आपकी जैसे 99 परसेंटाइल आएगी, जेई एडवांस के दम पे मान लो 99 आ रही है, तो जेई मेंस के भी क्वेश्चन हमने लास्ट में लगा लिए, क्योंकि मेंस में क्या होते हैं ना, सिंगल कॉन्सेप्ट आते हैं, थोड़े रटने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े डिफरेंट हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आपकी वो 99 से 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी, 99.5 आ रही तो 99.9 आ जाएगी, 99.9 आ रही होगी, जितने लेवल की आप प्रैक्टिस करो तो 99.999 समथिंग आ जाएगी। समझ में आ गई बात? लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी परसेंटाइल उसके बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। बेस्ट एग्जांपल हमारे यहाँ पर 4 फिजिक्स के क्या थे, 100 परसेंटाइल वाले बच्चे थे ना फिजिक्स के। अब आप उनकी फिजिक्स एडवांस में पूछना, मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी, तो उतनी अच्छी तो नहीं गई 100 परसेंटाइल वाली, जा पाई क्या? इसका मतलब सोच लो फिजिक्स का पेपर मेंस में कितना इजी था और एडवांस में कितना टफ था। तो इसलिए फोकस, गोल क्लियर करो भाई, और मेहनत, सच्ची मन से मेहनत करो। तुम अगर काम चलो और केवल नंबरों को देख रहे हो ना, तो तुम आईआईटी एडवांस तो नहीं निकाल सकते। तुम्हारे नंबर कम भी आ रहे होंगे, हो सकता है ज्यादा भी आ रहे होंगे, दोनों ही केस में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है या ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। कम आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, ज्यादा आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। बस फोकस बनाए रखो कॉन्सेप्ट्स पर, ट्रिक्स पर नहीं। कौन सर, ये नहीं कि ये ट्रिक लिख दी बस, इस ट्रिक को सोचिए, अरे यही तो सोच रहा था मैं सर, यही तो लिखवाने, कब लिखवाएंगे, बस हो गया मेरा काम। तो इन चीजों पे ध्यान मत दो, इन चीजों पे ध्यान दो, इन डिटेल्स में। फिजिक्स के, मैथ्स के किसी फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, उसके डेरिवेशन पे ध्यान दो कि क्या मैं बिना देखे वो फॉर्मूला डेराइव कर सकता हूँ। अगर आप वो डेराइव कर पा रहे हो, इसका मतलब आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो। और आप फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, आपने एक फॉर्मूला एफ इजिकल्स टू एम ए, तो मुझे एफ, एम पता है, ए पता है, तो मैंने एफ निकाल दिया। ये मेंस लेवल है, समझिए मेरी बात। मतलब फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। और एडवांस में क्या होगा, वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, फिर उससे मोमेंटम के कैसे निकलेगा, या दूसरी चीजें कैसे निकलेगी, वो मुझे रिलेट करनी आनी चाहिए और डिराइव करनी आनी चाहिए। क्या मेरी बात आपके दिमाग में अंतरात्मा तक जा रही है, समझ में आ रही है? और एडवांस में देखो बेनिफिट क्या है, फिर से समझो, 1 साल सबसे ज्यादा दूर एडवांस, ये यानी सबसे ज्यादा समय एडवांस में ही मिलेगा। तो ये मत सोचो कि सर मेरा पहला तो मेंस है, अरे भाड़ में जाए मेंस यार, इतना तो निकाल ही लूंगा मैं क्वालिफाई करने के लिए। तो बिगड़ भी जाएगा, थोड़ा बहुत कम परसेंटेज भी आ जाएगी, चलेगा, सेकंड मेंस भी तो है, लेकिन करनी तैयारी एडवांस लेवल की। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं मेंस खराब हो जाए ये नहीं कह रहा हूँ, पर एडवांस की तैयारी करते समय मेरी मेंस अगर थोड़ी बहुत अफेक्ट हो रही है, तो नो नीड टू बॉदर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बच्चे, होता क्या है, बच्चे सितंबर से एडवांस लेवल इग्नोर करते हैं और मेंस लेवल छोड़, मेंस लेवल पर फोकस करने लगते हैं। गलत तरीका है। हम लोग आपको नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सिलेबस खत्म करके दे देंगे, तो आप तभी मेंस पर सीरियसली फोकस करो। या 1 महीने और पहले नवंबर से करना भी चाहते हो, तो एडवांस की परफॉर्मेंस को या एडवांस की तैयारी को या क्लास की रेगुलरिटी को अफेक्ट मत होने दो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एंड ट्रस्ट मी यार, आपको भी पता है कि मेंस में कई क्वेश्चन तो एडवांस की भी तो रिपीट हो जाते हैं। इस बार तो देखो नीट वालों ने एडवांस का क्वेश्चन पता नहीं क्या हो गया था, उनको क्या खा लिया था बनाने वाले ने, है तो उन्होंने नीट वाला जो बताया था ना, हेट्रोसाइक्लिक वाला कंपाउंड, मैंने आपको डिस्कस भी करवाया था, जिसका आंसर 10 है, वो क्वेश्चन नीट वालों ने तक ने डाल दिया इस बार। नीट वालों को आदत हो गई थी, है ना, वो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन करने की, 10 सालों से पेपर का लेवल ही नहीं आता इस बार बिल्कुल।
पाड़ू लेवल आ गया, यस और नॉट। तो मेरा कहने का मतलब है फोकस रखोगे, कम क्वेश्चन लगाओ लेकिन क्वालिटी के क्वेश्चन लगाओ। क्या बोल रहा हूं मैं? कम लगाओ लेकिन क्वालिटी के। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ट्रिक्स और शॉर्टकट्स या फॉर्मूले पे ऑब्वियसली वो ध्यान रखना है, ये नहीं कह रहा हूँ फॉर्मूला याद हो ही जाता है यार, जब डिराइव करना आता है तो याद नहीं होगा क्या? आप मुझे बताओ, जिसने 3 नेफ्थलीन के आरएस बनाने सीख लिए, क्या उसको याद नहीं रहेगा 3 ही आरएस होते हैं? उसको तो बल्कि चीजें याद ही हो जाएगी पूरा प्रोसेस के साथ फाइनल आंसर। ये विश्वास रखो अपने ऊपर, लेकिन पढ़ाई में कमी मत रखो, क्वालिटी में कमी मत रखो। चले आगे। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई कि ये ट्रिक उस पर एप्लीकेबल नहीं है जिसमें, क्योंकि रिंग्स इसमें पैरेलल नहीं जुड़ी हुई। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये एक और तरह का कंपाउंड है जिसमें बच्चों पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में तो है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड जो है वो डिफरेंट टाइप की नेचर वाला है। यहाँ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है और यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया है। अभी तक आप देखो सारे पाई बॉन्ड सेम एटम यानी कार्बन कार्बन के बीच में ही बने हुए थे, इसमें भी देख लो कार्बन कार्बन के बीच में ही बने हुए थे। तो बच्चों ऐसे केस में ध्यान रखना, आपको सबसे पहले ब्रेक द पाई बॉन्ड सच दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड गेट पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा चार्ज स्टेबल होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कौन सा चार्ज स्टेबल होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चों कॉन्जुगेशन सिस्टम आता है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आल्सो प्रेजेंट, तो ब्रेक द पाई बॉन्ड सच दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड गेट नेगेटिव चार्ज फर्स्ट। अब उसके बाद आपको ये रेजोनेंस करवाना है। क्या ये मेरी बात याद रहेगी आपको? अब उसके बाद यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइब्रिड होगा उसमें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन, यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस और यहाँ डेल प्लस। अब यहाँ देखो जैसे चार्ज कैंसिलेशन हो रहा था, समझना लॉजिक, एक मिनट से देख लो पहले। यहाँ जैसे चार्ज कैंसिल हो रहा था क्योंकि मैं इस बॉन्ड को इधर भी तोड़ रहा था तो नेगेटिव आ रहा था और इधर भी तोड़ रहा था तो पॉजिटिव आ रहा था, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो रहे थे? ऐसे यहाँ भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो रहे थे। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पोलर, पोलैरिटी आ गई। कौन से आ गई? पोलर बॉन्ड। तो बच्चों जब भी पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, आपको नेगेटिव बनाने के बाद ही रेजोनेंस करवाना है। तो आप क्या करोगे? देखो जहां जहां डबल बॉन्ड है यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो डॉटेड लाइन बना दी अपन ने। फिर उसके बाद यहाँ क्या ले लिया? डेल नेगेटिव। अब यहाँ डेल नेगेटिव तो आ रहा है लेकिन पॉजिटिव आया क्या कभी? नहीं, तो डेल नेगेटिव रहेगा। फिर यहाँ से पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हुआ डेल पॉजिटिव, फिर यहाँ से डेल पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है तो डेल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 डेल पॉजिटिव की वैल्यू डेल नेगेटिव के बराबर होगी? क्यों? क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। यहाँ नेट चार्ज कितना है? अरे बोल दो, यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? प्लस माइनस कितना होता है? 0 ही होता है ना यार। यहाँ भी कितना है? तो फाइनल भी कितना होगा? समझ में आ गया? जरा इसका बना के बताओ। जो बच्चे बहुत वीक है ना, नोट भी करते रहे ना, जो बच्चे बहुत वीक है, कई बार वो सोचते हैं सर मैं तो कोटा आया नहीं था, मुझे तो डाउट है, मेरा एडवांस निकलेगा, मैं तो सर सीरियसली बता रहा हूँ, आप भले कुछ भी बोलो, मैं तो मेंस के लिए सोच रहा हूँ। तो भी आपको साथ साथ पढ़ना चाहिए, है ना? आपको भी वैसे ही पढ़ाई करनी चाहिए जैसे जो बच्चा एडवांस की तैयारी कर रहा है उसकी तरफ। हाँ, लेकिन बस आपके लिए एक स्टेप एडिशनल ये हो जाएगा कि आप एडवांस के क्वेश्चन के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन बहुत सीरियसली लगाएं। जैसे एक जेई एडवांस एस्पिरेंट है, वो सारे क्वेश्चन किसके लगाएगा? 100% क्वेश्चन एडवांस के। किसके लगाएगा? एडवांस के। तो जेई मेंस जिसको लग रहा है कि नहीं सर मुझे आईआईटी एडवांस, आपको बोल रहे हो सर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए सुन लेता हूँ, पर सर मैं सीरियसली बताऊँ मैं तो मेंस ही सोच पा रहा हूँ, मैं कोटा भी एनआईटी के लिए ही आया हूँ।
तो मेरे भाई तो भी तुझे पढ़ना तो पूरा ही चाहिए, क्लास में बिल्कुल रेगुलर वैसे ही रहना चाहिए। बस तुझे एडवांस से पहले मेंस के 5 ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं। कितने ईयर्स? 5 ईयर्स। तो पीवाईक्यूज मेंस के तू 5 साल के लगा ले, फिर तू भी एडवांस की तैयारी कर। अब तेरे से एडवांस ऑब्वियसली तेरी उतनी जील नहीं होगी तो सारे एडवांस के क्वेश्चन तेरे से बनेंगे भी नहीं, ना तू उतना सीरियस रहेगा। तो तू एडवांस के जितने लग रहे हैं लगा ले मेंस के, लेकिन सारे 5 साल के 5 ईयर्स के जरूर लगा लेना, क्योंकि 5 साल के मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि आपको ही पता है कि जेई मेंस में पंगा क्या होता है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं एक ही साल में, तो 5 ईयर्स इज इनफ। तो इफ यू आर मतलब नहीं सर मैं पहले मेंस की ही सोच रहा हूँ, आप सीरियसली। बट हाँ ध्यान रखना तुझे एडवांस की पढ़ाई साथ साथ करनी है जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुझे लग रहा है ना तो तेरे मन में एक आशा तो रहेगी कि अगर मेरा मेंस निकल जाएगा तो फिर मैं एडवांस तो निकालूंगा सर। फिर मन में लालच, बोलता है ना बेटा मन में लड्डू फूटा। तो वो जब वो मेंस का रिजल्ट अच्छा आता है ना तब फिर वो लड्डू फूटना स्टार्ट होता है। तो तब अगर तू सोच रहा है ना मैं तब एडवांस के लेक्चर्स देखूंगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करूंगा, तो फिर भाई तू निपट जाएगा। फिर नहीं हो सकती। तैयारी एडवांस की होती है तो साथ साथ ही होती है मेंस के, अलग से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए तुझे भी बाकी बच्चों के साथ जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसे पढ़ते जाना है, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम होते जा रहे हैं करते जाना है, और तुझे साथ साथ पहले एडवांस से पहले पीवाईक्यूज मेंस के 5 ईयर्स के सारे जरूर लगाने। इफ यू आर मतलब प्राइमरीली फोकस्ड ऑन जेई मेंस तो बिल्कुल क्लैरिटी है। और जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं बोर्ड को, मैं बार बार कह रहा हूँ उनको बोर्ड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की ये जो तैयारी हो रही है ना इसमें बोर्ड अपने आप कवर हो जाता है, अपने आप कवर हो जाता है। मैं अपने आप बोलूंगा कि जो बच्चा बोर्ड का है वो ये चैप्टर पढ़ ले, अभी तो नहीं 2 ढाई महीने बाद, क्योंकि अभी तो हम 12th के ऊपर पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम 11th का कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो जब 12th का आएगा तो अपने आप मैं बोलने लग जाऊंगा कि बोर्ड की तैयारी रिपीट करने वाले बच्चे इस चैप्टर को रिवाइज कर ले, क्योंकि 11th तो आएगा नहीं बोर्ड में। बोर्ड में क्या आता है 12th वाला ही तो आता है ना कंटेंट, तो वो अपने आप टीचर बता देगा आप। और आप भी पर्सनली एक बार अपने अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर से मिल लिया करना कि सर बोर्ड का भी फिलहाल तो कुछ नहीं, कब आएगा थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो अपने आप टीचर अपना प्रिपेयर होता है कि उनको पता होता है कि क्लास में कुछ बच्चे रिपीट भी कर रहे होते हैं, है ना। तो डोंट वरी, 80-90% कोई बिग डील नहीं है अगर आप ड्रॉपर बैच में हैं और क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, बहुत आराम से आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जनवरी के बाद जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो उस दौरान आपको पीवाईक्यूज अगेन और एनसीईआरटी अच्छे से थोरोली पढ़कर बोर्ड का पेपर देने जाना है, जो बहुत ही आराम से मैनेज हो जाती है। जिस लेवल का अपन पढ़ते हैं ना बेटा उसमें आराम से मैनेज हो जाती है बोर्ड, है ना। तो बोर्ड वाले बच्चे सर मेरी तो कम परसेंट है, हर साल हमने बहुत बच्चों को देखा है कोटा में आते हैं कम परसेंट से और बाद में आईआईटीज तक क्रैक करते हैं, है ना। पर हाँ ऑब्वियस बात है आपकी सिंसियरिटी एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप मान लो क्लास से मिस कर रहे हो, होमवर्क मिस कर रहे हो, कंटिन्यूशन में बैकलॉग क्रिएट होने दे रहे हो, तो आपके पास थोड़ा सा फिर प्रेशर हल्का सा बढ़ जाएगा। पर हाँ बोर्ड सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है मेंस एडवांस और बोर्ड के अंदर, है ना। तो आराम से मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए बच्चों आगे, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? ऑक्सीजन। एक मिनट, तो यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा? ओ नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब आपको नहीं लग रहा कि यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस में, ये पॉजिटिव चार्ज इसके भी साथ रेजोनेंस में, तो एक एक करके बना दूं मैं? पहले किसको बनाना चाहते हो बताओ? या पहले लेफ्ट को पहले बना दूं या राइट को बना दूं? राइट को बना लेते हैं। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड प्लस कहाँ आ जाएगा यहाँ पर? उस वक्त ये डबल बॉन्ड फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसको तोड़ा तो अब इसको फिक्स मानो, इसके साथ रेजोनेंस करवाओ, तो बताओ अब क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बोलो मेरे भाई, अरे बोल दो। देखो सुनो फिर से, अगर इसको फिक्स रखा, इसको रोका, इसको रेजोनेंस करवाया तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में और प्लस यहां आएगा। लेकिन अगर इसको घुमाया और इसको फिक्स रखा तो ये डबल बॉन्ड फिक्स कर दो और यहां नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड प्लस नीचे। क्या आपने भी ऐसे ही सोचा था? कितने बच्चों का बन गया था? बहुत बढ़िया। और हाइब्रिड कैसे बनाया? अब ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है कि इसका बताओ हाइब्रिड कैसा होगा इन इस तरह के क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन, डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। बोलो बेटा सही है, क्योंकि प्लस चार्ज कहाँ कहाँ मूव किया? बीच में, राइट में, लेफ्ट में, तो तीनों जगह पे लगा दिया। और नेगेटिव एक ही जगह पे आया है, तो एक डेल नेगेटिव 3 डेल पॉजिटिव के बराबर होगा। बोलो सही है। तो आप यहाँ पर बस हिंट लिख लेना, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ब्रेक द पाई बॉन्ड सच दैट
more electronegative atom should get negative charge. Break the pi bond such that more electronegative atom should get नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ जी बोलिए, तो डाउट पूछ रहे थे आप। 21 में बताइए भाई कितने आरएस बनेंगे, इसको मिला के 1 2 3 4, कितने आरएस बने 4, इसमें कितने आरएस बने 3, जितने मैं बना रहा हूँ ना उतने आरएस। हाँ जी जोर से बोलो, क्या क्या, ये ये इसलिए काउंट कर रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के केस में पोलैरिटी होने के कारण सबसे पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये मूव बॉन्ड का मूवमेंट हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इसलिए इसको डिफरेंट आरएस में काउंट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के केस। हाँ जी आप क्लियर है। हाँ तो ये अलग से इसमें केवल बॉन्ड्स टूट रहा है, फिर अगले स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए ये, और इस आरएस के लिए वो। और बोलो, चले आगे। तो क्या केस 4 समझ में आ गया, सभी को क्लियर है। चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अब केस नंबर क्या लिखेंगे 5, केस नंबर 5 लिखिए, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद, सॉरी पाई बॉन्ड नहीं है, अब देखो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। व्हाट इज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बच्चों, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन एनायन या कार्बन आयन directly attached with atom having d orbital vacant या empty d orbital। और बच्चों d orbital बताओ कब से शुरू होते हैं पता है क्या, फर्स्ट पीरियड से, सेकंड पीरियड से, या थर्ड पीरियड से। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में केवल s ऑर्बिटल होते हैं, सेकंड पीरियड में s और p ऑर्बिटल होते हैं, और थर्ड पीरियड में s p और d होते हैं, और फोर्थ से फिर आते हैं f ऑर्बिटल। पता है अब आपको, नहीं पता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा ये, पर इतना बेसिक आइडिया होगा मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को, नहीं भी याद हो तो याद रखना थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। कौन से पीरियड से, थर्ड पीरियड से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एग्जांपल नंबर 22 लिखा, यहाँ पर मैंने क्या किया, कार्बन आयन लिख लिया, क्या कर दिया, कार्बन आयन, क्या लिख लिया, कार्बन आयन। तो बच्चों कार्बन आयन के बगल में अगर ये क्लोरीन है तो ये क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा इसके डी ऑर्बिटल में, और यहाँ क्या बना देगा Cl माइनस। हाइब्रिड की अगर बात करोगे तो हाइब्रिड कैसा बन जाएगा, ऐसा डेल माइनस डेल माइनस। ठीक है, अब ये कैसे हुआ लॉजिक समझना। आप मुझे बताइए क्या क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, यस और नॉट बताओ। फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, ध्यान है किसी को, तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है मतलब वो सेकंड पीरियड का होता है फ्लोरीन, और थर्ड पीरियड का होता है क्लोरीन, और क्लोरीन में होते हैं डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल, डी ऑर्बिटल का शेप। अगर ये चीज अभी याद नहीं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगी तब सब आ जाएगा, है ना, पर बेसिक इतना होना चाहिए आपको आइडिया, नहीं तो सुनना जरूर सीखो कि हाँ ठीक है यार सर बता रहे हैं, याद कर लेता हूँ अभी, वहां जाके रिवीजन कर लूंगा, है ना। तो परेशान मत होना, अरे मेरे को तो जानते, एक तो कुछ बच्चे ना जरा सी इधर उधर की बात करता है टीचर, तुरंत टेंशन में आ जाता है, तो इतना कमजोर मत बनो। प्रॉपर के बच्चे सर बताओ आप तो कुछ भी, इवन आप पेपर में भी किसी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्ग रहा करो, है ना। ये नहीं कि सर वहां क्यों नहीं बताया, ये तो ऐसे, अब बताएंगे तब बताएंगे डिटेल में जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सीक्वेंस में आएगी। तो बच्चों डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, देखो एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप, कौन सा शेप, और डी ऑर्बिटल डबल डंबल, दो डंबल आते हैं जैसे ऐसे दो डंबल, और एफ की कॉम्प्लेक्स होती है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो यहां पर बच्चों हमने क्या कहा कि इसका जो पी ऑर्बिटल है उसका लोन पेयर किसके ऑर्बिटल में चला गया, डी में, तो क्या मैं इसको पी पाई मतलब अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल में चला गया, इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। कौन सी बैक बॉन्डिंग,
पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो याद रखना इससे बेनिफिट क्या होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट हो गया और नेगेटिव चार्ज कार्बन से कहां चला गया, क्लोरीन पर। तो बताओ क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल आरएस कौन सा होगा, सेकंड, ये वाला आरएस ज्यादा स्टेबल होगा। उसका लॉजिक क्या है, एक तो नेगेटिव चार्ज मोर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ गया क्लोरीन पर, दूसरा मोर कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो ये कहता है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाने से अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सब सीखेंगे अपन। तो मतलब हम इतना तो समझ सकते हैं कि अगर बॉन्ड एक्स्ट्रा नया बॉन्ड बन रहा है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही है। तो बताओ क्या यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बन गया, तो नया पाई बॉन्ड बन गया तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा आरएस मानोगे, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया। लॉजिक क्लियर है। अगर बच्चों इस पर बेस में आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए CF3 माइनस, CF3 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा या CCl3 माइनस, CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा या CF3 माइनस, यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, बच्चा जिसने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया वो सोचता है पहले इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाता हूँ। भाई रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है या नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज मूवमेंट कर रहे हैं कंप्लीटली, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियली मूव करते थे। तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी हुई, रेजोनेंस की। ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी हुई, तो रेजोनेंस पहले देखोगे या इंडक्टिव इफेक्ट। अब तुम्हें मुझे बताओ फ्लोरीन के अंदर क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, होंगे क्या, नहीं होंगे। जबकि क्लोरीन के पास क्या इधर भी डबल शेप, डबल डबल शेप इधर भी, तो क्या ये चार्ज इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा और इधर भी करेगा। तो क्या यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ केवल क्या लगेगा, माइनस आई। तो बताओ माइनस आई नो डाउट स्टेबिलिटी तो बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ माइनस आई भले ही कम हो, क्लोरीन का माइनस आई तो कम ही होता है ना फ्लोरीन से, लेकिन रेजोनेंस यहाँ हो रहा है और यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल CCl3 माइनस। बोलो मेरे भाई। इसी तरह से मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज एक रिंग है जहां पर सल्फर के बगल में नेगेटिव है और एक रिंग है जहां ऑक्सीजन के बगल में नेगेटिव है, बताओ कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। बच्चा बोलता है इसमें यहां सल्फर कर लेना है ना, यहां पर क्या है ऑक्सीजन और यहाँ क्या है सल्फर, कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो सल्फर। बच्चा लगा देता है एग्जाम में माइनस आई, बोलता है सर माइनस आई तो ऑक्सीजन का ज्यादा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो ज्यादा माइनस आई मतलब चार्ज ज्यादा खींचेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये तो आपने इंडक्टिव में सिखाया है, बात तो सही है, लेकिन वहां इंडक्टिव के साथ हमने रेजोनेंस अप्लाई किया था क्या, बोलो। वहां हमने केवल वही एग्जांपल्स लिए थे जो केवल इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व हो रहे थे। अब भाई इंडक्टिव और रेजोनेंस अगर दोनों लग रहा है तो हम पहले क्या लगाएंगे, रेजोनेंस। तो आप मुझे बताओ सल्फर के पास क्या डबल डबल शेप वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे या नहीं होंगे, तो तुरंत नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल में जाके डीलोकलाइज करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। और यहाँ माइनस आई भले ही लग रहा हो जो कि ज्यादा है, बट क्या यहाँ डी ऑर्बिटल होंगे, नहीं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए ध्यान रखना रेजोनेंस वाला या डी ऑर्बिटल केस वाला पहले देखना, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखना अगर उससे आंसर ना आए। ठीक है, तो क्या ये केस समझ में आया बच्चों, केस नंबर 5 पक्का। तो दोनों का ही रीजन क्या है, दोनों का ही रीजन क्या है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या नाम दे रहे हैं, अरे जोर से बोलो कौन सी बैक बॉन्डिंग। और ये कैसे पहचानोगे, जब किसी कार्बन आयन या किसी एनायन के बगल में क्या होगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट या फोर्थ पीरियड एलिमेंट, एनायन मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला एलिमेंट। बोलो बेटा, चलें आगे। केस नंबर 6 पे वैसे ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, ये मिस हो जाता है एग्जाम में। केस 5 और केस 6 इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि बच्चा केस 1 केस 2 3 4 ये तो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली लगा लेता है, 5th और 6 उसकी मेमोरी से अक्सर छूट जाते हैं एग्जाम में अप्लाई करते समय। तो गेट रेडी कि आप कभी ये मिस ना करें।
चला जाए आगे। कोई समस्या? कोई समस्या? चलो केस नंबर 6 लिखो। पी पाई, पी पाई बैक बॉन्डिंग। कौन सी बैक बॉन्डिंग? पी पाई बैक बॉन्डिंग। बच्चों ये वो बैक बॉन्डिंग है जिसमें कैसे पहचानोगे? व्हेन कार्बोकेटायन दिखेगा आपको, व्हेन कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली अटैच्ड, is directly attached with atom, sorry, atom having lone pair। कार्बोकेटाइन के बगल में आपको क्या दिखेगा? लोन पेयर एटम। मतलब क्या है? आओ जरा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा चलेगा? 23। तो ये कार्बोकेटाइन है बच्चों। अब की बार कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूँ ना। कार्बोकेटाइन के बगल में मैंने क्या किया? लाइक OCH3 लगा दिया या OH लगा दिया। समझना मेरे भाई, ध्यान देना। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, बोलो होते नहीं होते? तो अगर लोन पेयर बच्चों कार्बोकेटाइन को तुरंत बैक बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन का तुरंत ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यस और नॉट? होगा क्या नहीं होगा? और देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से देखना। और हाइब्रिड कैसे बना देंगे अपन? CH2 डबल बॉन्ड OH और यहाँ क्या आ जाएगा? डॉट 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 डॉट। और यहाँ क्या आ जाएगा? डेल प्लस। और यहाँ भी क्या आ जाएगा? डेल प्लस। ध्यान देना बच्चों बोर्ड पर एक बार, क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। देखो सुनना, कार्बोकेटाइन के पास क्या एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है? यस और नॉट? कैसे पता? सर 3 बॉन्ड है, 1 2 3। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में, तो 3 बॉन्ड में, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 8 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एक ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब वो खाली ऑर्बिटल में अगर मान लो कोई इसको लोन पेयर दे दे, ध्यान सुनना, लोन पेयर दे दे तो लोन पेयर देने वाले पर क्या आ जाएगा? फॉर्मल पॉजिटिव। क्या हमने सिखाया था? न्यूट्रल एटम लोन पेयर देता है तो प्लस, लेता है तो माइनस। बोलो बेटा। तो क्या मैं यहां पर बोल दूंगा इस पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। और इसने लोन पेयर लेकर एक बाई बॉन्ड बना लिया। तो अब आप मुझे बताइए क्या इसके पास 4 बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। कितने बॉन्ड हो गए? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 बॉन्ड में, 4 बॉन्ड में 8। तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो आपने इसको निपटा दिया, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। भाई जब आप लोन पेयर देते हो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको दे दिए, अब वो शेयर किए आपने, उसके भी वैलेंस शेल में काउंट होंगे और इसके भी वैलेंस शेल यानी ऑक्टेट में काउंट होंगे। तो अब आप खुद देखो कितने बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन ने यहाँ पर? 3। यहाँ कितने थे? 2। तो यहाँ 2 लोन पेयर थे और 2 बॉन्ड पेयर थे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 बॉन्ड में। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 4 और 2 6 और 2, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ लोन पेयर एक कम हो गया, लेकिन लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया? बॉन्ड पेयर में। किस में कन्वर्ट हो गया? बॉन्ड पेयर में। तो कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3। 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और एक लोन पेयर 2। 6 और 2 8। यानी ऑक्टेट पहले भी ऑक्सीजन का कंप्लीट था, अभी भी कंप्लीट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा बोलता है नहीं सर लेकिन आप इसमें ज्यादा स्टेबल आरएस तो यही होगा सर, क्योंकि सर यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव तो अनस्टेबल होता है। भाई ये पॉजिटिव चार्ज बहुत रियल पॉजिटिव नहीं है, इससे ऑक्टेट में असर नहीं पड़ा है। तो आप मुझे बताइए ऐसा चार्ज जो लोन पेयर शेयर किया है, परमानेंटली नहीं दिया है, अभी भी इसके वैलेंस शेल में तो काउंट हो रहा है। तो आप मुझे बताइए ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल मानोगे जिसमें किसी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो? इसलिए मोर स्टेबल आरएस किसका होगा? बोलो मेरे भाई। तो ध्यान रखना, हमने जो बोला था ना मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, वो रूल यहां भी काम करेगा, क्योंकि यहां भी क्या है? पाई बॉन्ड। यहाँ भी क्या है? पाई बॉन्ड। और यहाँ एक पाई बॉन्ड कम था, यानी केमिकल बॉन्डिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर बॉन्ड नया बॉन्ड बनेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक्स्ट्रा स्टेबल नया बॉन्ड बनेंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल आरएस कौन सा होगा? और हाइब्रिड तो बना लोगे, यहाँ डबल बॉन्ड है तो डॉटेड लाइन, यहाँ प्लस है तो डेल पॉजिटिव, यहाँ प्लस है तो डेल पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना?
अब इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, मान लो पहला CH2 पॉजिटिव OCH3, एक CH2 पॉजिटिव OCH3, CH2 पॉजिटिव NCH3 का होल ट्वाइस, कंपेयर करो स्टेबिलिटी। बोलो भाई, फर्स्ट वाले में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा बताओगे? बोलो, फर्स्ट या सेकेंड? देखो ध्यान सुनो, क्या ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है? कैसे पहचानोगे बैक बॉन्डिंग हो रही है? इसको हम बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। देखो ये आपका पी ऑर्बिटल है ना, ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं, तो लोन पेयर किस में होगा? पी में। तो पी से किस में आ रहा है? पी में। इसलिए कौन सी ऑर्बिटल बोलेंगे? पी पाई बैक बॉन्डिंग। और इसको क्या बोला था हमने? पी पाई डी पाई, पी से कहां जा रहा था? डी में। तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। और इसको हम क्या बोलते हैं? पी पाई बैक बॉन्डिंग। जब भी कोई केटायन को या एनायन को लोन पेयर देता है या लेता है तो उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? तो अगर पी से पी में जा रहा है तो पी पाई, पी से डी में जा रहा है तो पी पाई, डी से डी में जाता तो डी पाई। हाँ या ना? बोलो मेरे भाई। तो अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हुई? बिल्कुल हुई। क्या नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी। बोलो जी। लेकिन जल्दी कौन देगा? क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है? बोलो हाँ या ना। किससे? ऑक्सीजन से। तो जल्दी लोन पेयर कौन देगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जल्दी देगा, मतलब आसानी से दे देगा। इसका मतलब इसकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव रहेगी एज कंपेयर टू दिस। बोलो हाँ या ना। इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, जरा ध्यान से देखना इसमें क्या मैंने चेंज किए हैं। एरर कुछ नहीं है। आप बस ये बताओ, तीनों में से अगर मैं एक को ए, एक को बी और एक को सी मानूं तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो। ए, उसके बाद सी नहीं, बी, बी के बाद सी। आप मुझे बताइए, डिग्री कार्बोकेटाइन की पहले देखोगे या पहले बैक बॉन्डिंग देखोगे? वो जो डिग्री देख रहे थे ना हम लोग, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे निकली थी। सिंपल जनरल ऑर्डर था। यहाँ भाई ध्यान से देखना, इधर देखना सारे बच्चे। क्या बच्चों यहाँ लोन पेयर इसको बैक बॉन्डिंग करेगा? क्या यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करेगा? एक बार देख लो बोर्ड पर, करेगा? हाँ। लेकिन यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी? बताओ क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने कहा था व्हेन, ध्यान से देखो पढ़ो, व्हेन क्या कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली अटैच। क्या बच्चों डायरेक्टली जुड़ा है क्या? बीच में क्या आ गया? sp3 कार्बन, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग। तो आप मुझे बताइए, केवल प्लस आई इफेक्ट, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है, खैर वो तो मैंने पढ़ाया नहीं है, पर यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, लेकिन बैक बॉन्डिंग तो नहीं लग रही। लग रही है क्या? नहीं। तो आप मुझे बताइए, जिसमें बैक बॉन्डिंग होती है क्या उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है? तो ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब बल्ले बल्ले, क्या हो गई उसकी? बल्ले बल्ले। क्या हो गई? अरे जोर से बोलो। क्या हो गई? 4 बार बोलो बल्ले बल्ले। गाने की स्टाइल में कैसे? अरे छोड़ो यार। देखो इधर, यहां पर बैक बॉन्डिंग हुई, यहां बैक बॉन्डिंग हुई, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। तो बताओ ज्यादा स्टेबल, लीस्ट स्टेबल कौन होगा जहां बैक बॉन्डिंग नहीं हुई? तो सी सबसे लीस्ट स्टेबल।
अब इन दोनों में बैक बॉन्डिंग कॉमन है, तो अब मैं इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर लूंगा। यहां पर प्लस आई, यहां पर भी प्लस आई, तो प्लस आई कितने हैं यहाँ पर? दो। और यहाँ प्लस आई कितना है? एक। तो दो प्लस आई कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेंगे या एक प्लस आई? तो आंसर क्या जाएगा? ABC। बोलो हाँ या ना। हालांकि इसमें अल्फा एच भी चेक करते हैं, पर उसके बिना भी आंसर आ रहा है, तो मैंने पहले वो क्वेश्चन इसलिए करवा दिया। वो नहीं भी करोगे तो भी आंसर उससे आ रहा है ना। फिर वो छोड़ो, अभी फिलहाल ये मुझे बताइए कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? लास्ट वाले क्वेश्चन में बताओ, और ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बच्चों कौन सा कंपाउंड बैक बॉन्डिंग दे रहा है? दोनों ही दे रहे हैं, यहाँ भी कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर एटम है, यहाँ भी डबल बॉन्ड लोन पेयर एटम है। लेकिन अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन करेगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट। अब सुनो ध्यान से, नई कहानी, नई कहानी। आपने अभी तक जो सेकंड बोला ना, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बताया था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जल्दी लोन पेयर देगा, तो उसकी बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी। यहां तक आप सही थे। आपने वही कॉन्सेप्ट लगाया ना कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छी बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सेम पीरियड में अप्लाई करते हैं। इसमें अप्लाई करते हैं डिफरेंट पीरियड में, हम साइज फैक्टर को ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट पीरियड में साइज बहुत ड्रास्टिकली बढ़ती है, यस और नॉट? सेकंड पीरियड के एटम की साइज बड़ी होती है, थर्ड पीरियड की? थर्ड की या फोर्थ की? फोर्थ की, फाइव की? ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है। तो अब बिगर एटम की जो साइज होगी, क्या उसमें जो ऑर्बिटल होगा वो 3p 2p ओवरलैपिंग करेगा? भाई वैलेंस शेल का तो यहाँ थर्ड पीरियड है, और यहाँ वैलेंस शेल का सेकंड पीरियड है, तो यहाँ का p ऑर्बिटल थर्ड वाला है, यहाँ का ऑर्बिटल सेकंड वाला है, और यहाँ कौन सा है? 2p 2p, क्योंकि दोनों ही सेकंड के। तो अब आप मुझे बताइए, सेम साइड्स के ऑर्बिटल, क्या आपको नहीं लग रहा ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग करेंगे डिफरेंट साइड्स के ऑर्बिटल से? बोलो। तो 2p 2p की ओवरलैपिंग अच्छी होगी या 2p 3p की? बोलो मेरे भाई। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये ध्यान रखना, पहले देखा जाता है, ये पहले देखा जाता है। तो आप बोलोगे सर ये पहले यहाँ क्यों नहीं देखा था? क्योंकि मैंने एग्जांपल ही वो लिया था, दोनों ही 2p 2p के थे। यहाँ भी कौन सी ओवरलैपिंग थी? 2p 2p। और यहाँ भी कौन सी? 2p 2p। नहीं आ रहा सर समझ में? भेजा फ्राई तो नहीं हो रहा? तो सिंपल सी बात है, याद रखना, पहले आप सेम साइज है कि नहीं है वो देखोगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो सल्फर का साइज बड़ा है, आप ही सोचो बड़े एटम से जब वो बैक बॉन्डिंग करेगा तो उसका स्ट्रॉन्ग क्या बॉन्ड नहीं होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन अच्छा बनाएगा? ऑक्सीजन। लेकिन जब ओवरलैपिंग सेम होगी 2p 2p तो फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो इजीली डोनेट कर देगा लोन पेयर। बोलो मेरे भाई, लॉजिक समझ रहे हो क्या? अब देखो ये एडिशनल करवा रहा हूँ क्वेश्चन, अभी हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं पढ़ चल रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, ये बैक बॉन्डिंग के साथ ये क्वेश्चन इसलिए सिखाए ताकि आपको याद रहे कितने इंपॉर्टेंट, देखो इसमें कितने बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने साथ साथ क्वेश्चन करवा दिए, वरना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। बोल दो यार, चलें आगे? पक्का? चलिए। कोई कॉन्सेप्ट या दिक्कत है क्या? चलिए बच्चों। हाँ, जोर से बोलो, जल्दी जाके आओ फटाफट। हाँ, आवाज नहीं आ रही है बेटा। बेटा बैक बॉन्डिंग कॉमन हो गई तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा लिया, यहाँ प्लस आई ग्रुप दो मिथाइल है, और यहाँ प्लस आई एक ही मिथाइल है, तो मोर प्लस आई कार्बोकेटाइन की इंडक्टिव इफेक्ट में अपने एप्लीकेशन देखी नहीं देखी थी कि मोर प्लस आई मोर स्टेबिलिटी। आ गया? देखो हेडिंग डालो, रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी ड्रॉ करना, उनके हाइब्रिड बनाना, इस पर मैं होमवर्क दे दूंगा आपको बाद में। अभी मैं चाहता हूँ कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आरएस वाला टॉपिक हम निपटा लें। तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों हम? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
ठीक है। अलग अलग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाने सीखे, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब आप बोलोगे सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इमेजनरी होते हैं, फिर इनकी स्टेबिलिटी कैसे निकलेगी। तो हमने जो केमिकल बॉन्डिंग या केमिस्ट्री से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल सीखे हैं, उसके आधार पर हम बोलेंगे कि इमेजिनरी ही सही, लेकिन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जो केमिकल बॉन्डिंग या केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो या ओबे कर रहा होगा। तो उसके स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो हाइब्रिड में उसके कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे, यानी कोई हाइब्रिड किसकी तरह बिहेव करेगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं, जो मोस्ट स्टेबल आरएस होगा। यस और नॉट। तो बच्चों लिखो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री या केमिकल बॉन्डिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, प्रायोरिटी ऑर्डर। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर किसके लिए है, किसके लिए है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और केमिस्ट्री एक ही बात है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ही आता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चों सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स, और कोवेलेंट बॉन्ड्स में मेनली हम कौन से चेक करते हैं नॉर्मली, पाई बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड, अरे जोर से बोल दो कौन से बॉन्ड, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, हाँ या ना, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, यस और नॉट। क्या ये लिखने की जरूरत है या इतना काफी है, इतना काफी है। अगर नहीं है तो लिख लेना मोर पाई बॉन्ड या मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। सेकंड में आप देखोगे ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। बताओ एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या इनकम्प्लीट, कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखना उससे पहले कोवेलेंट बॉन्ड चेक करना, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो एक्सपेंड भी हो जाता है ना, इसलिए ऑक्टेट से पहले कोवेलेंट बॉन्ड लगा रहे हैं ताकि गड़बड़ ना हो, समझ गए। थर्ड नंबर पे बच्चों क्या देखोगे, बताओ चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और हो तो कम से कम होना चाहिए। तो बताओ नॉन पोलर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे या पोलर वाले, तो लिख लो नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से होंगे, जो न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल, आरएस, मोर स्टेबल देन व्हाट, देन पोलर। पोलर क्या होंगे, जिनमें चार्ज का सेपरेशन दिख रहा हो, चार्ज सेपरेशन। मतलब पोलर ज्यादा स्टेबल होंगे या नॉन पोलर, जोर से बोलो, पोलर ज्यादा स्टेबल होंगे या नॉन पोलर। लेकिन पोलर नॉन पोलर पहले देखोगे या पहले ऑक्टेट रूल, और उससे पहले क्या देखोगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये तीनों चीजें भी सेम आ जाए तो आप मुझे बताइए नेगेटिव चार्ज कहां पर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा। किस पर स्टेबल होगा, तो लिखो चौथा नंबर, लिखो फटाफट, देखो 10 मिनट में छोड़ेंगे क्लास, है ना, इस पर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी बढ़िया सी। बोलूं, देखो फोर्थ नंबर, negative charge should be on more electronegative atom, negative charge should be on, negative charge should be on more electronegative atom, देख लिया, negative charge should be on more electronegative atom and positive charge should be on less electronegative atom, positive charge should be on लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह क्या मैं मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिख सकता था, तो ब्रैकेट में लिख लेना लास्ट में मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, या उल्टा बोलो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर होना चाहिए। बोलो सही है, अरे बोल दो,
और अगर इससे भी आंसर ना आए तो लिखो पांचवा नंबर, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो यस और नॉट। तो बताओ, सबसे पहले रूल लगाओगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आरएस के लिए, तो सबसे पहले क्या देखोगे? मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। अगर इससे आंसर ना आए तो जितना ऑक्टेट कंप्लीट होगा ज्यादा से ज्यादा एटम्स का, उसकी स्टेबिलिटी आरएस की ज्यादा होगी। इससे भी आंसर ना आए तो पहले नॉन पोलर वाला ज्यादा स्टेबल होगा या पोलर वाला? और इससे भी आंसर ना आए तो नेगेटिव चार्ज कहां होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इससे भी आंसर ना आए तो इसको सीक्वेंस वाइज लगाओगे या रेंडमली कुछ भी लगा दोगे? पक्का रेंडमली कुछ नहीं लगाओगे? हंसी आ रही है सर, कैसे इतना भी समझ रहेगा सर? क्या बेवकूफ थोड़ी है सर हम। अभी देखना, अप्लाई कर दोगे कुछ भी और बोलोगे और ये सर मैंने तो चौथे रूल से पहले निकाल दिया था। है ना, ये ऑर्डर से ही सॉल्व करना मेरे भाई, ये प्रायोरिटी है। ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चे। 15 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई चैलेंज है तुम्हारे लिए, सही सही करना ही है। बोलो करोगे? पक्का? चलो। पीछे वाले बच्चों को नजर तो आ रहा है ना सारा? कोई पीछे वाले बच्चे एक बार हैंड रेस कर दो, लास्ट रो वाले। बिल्कुल दिख रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। ऐसा ना हो कि मतलब मैं कुछ लेके जा रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो।
हेलो 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 हेलो, आंसर आया? पक्का? चलो भाई फटाफट फटाफट करेंगे। पहला वाला बताइए, ए या बी? ए या बी? बी, क्योंकि मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। क्या यहाँ, अच्छा मैं बोल रहा हूँ भाई, रीजन है ना, आपको खुद को लिखना है ना। आंसर ही मत लिखा करो, रीजन भी लिखा करो, तो फटाफट से एक्सप्लेनेशन जरूर लिखा करो। तो नोट्स बहुत रिच बनने चाहिए, अभी तो सब क्लियर ही चल रहा है। 3 महीने बाद जब रिवाइज करोगे तो फिर क्या होगा ना, एकदम से क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हमेशा आंसर के साथ रीजन जरूर लिखें। और डोंट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग टीचर बोलेगा लिखो या लिखेगा खुद, ऐसा नहीं। आपको खुद को बिना बोले बाय डिफॉल्ट हर आंसर का पीछे हिंट लिखना है कि व्हाट इज दी एक्सप्लेनेशन। तो हिंट लिख लो, मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। अब ये बार बार मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि हिंट लिख लो? मैं बोल रहा हूँ उसको समझ जाओगे। मैच्योर बच्चे हो आप लोग। हर बात की एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से टीचर बोलते ना, स्मार्ट बच्चा तुरंत पकड़ लेता है यार, क्या एक्सप्लेनेशन तो लिखूंगा ही सही। बताओ फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, क्योंकि यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 4। बोलो हाँ या ना? तो मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। अब जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगा दिया वो फंस जाएंगे, वो बोलेंगे अरे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो भाई वहां फंस जाओगे, वो रूल नंबर 4 था। हमें पहले देखना था क्या? रूल नंबर 1, 3 पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? 4। बोलो यस और नॉट? कहीं इधर उधर मत फंसना। यस और नॉट? अच्छा अगले वाले में फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड, क्योंकि आपको नहीं लग रहा कि इस लोन पेयर ने इसको बैक बॉन्डिंग किया होगा? बोलो यस और नॉट? इसमें फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट, क्योंकि यहाँ ये है नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर और ये है पोलर। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, ये लोन पेयर जैसे रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करते ही इस पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज। क्योंकि न्यूट्रल एटम लोन पेयर देता है तो फॉर्मल पॉजिटिव कैरी करता है, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यानी यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज का सेपरेशन हो चुका है। तो ये न्यूट्रल आरएस था और ये चार्ज आरएस है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? चार्ज। बोलो यस और नॉट? सर रूल सिंपल, सीक्वेंस वाइज बस समझाओ जरा, सीक्वेंस वाइज देख लो। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है, क्या सब में सिग्मा और पाई बॉन्ड की वैल्यू बराबर आ रही है? सिग्मा बॉन्ड तो कांस्टेंट ही रहेंगे यहाँ पर। पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड यहाँ एक है यहाँ भी एक है। ऑक्टेट रूल भी सेम आ रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अगला रूल क्या था तीसरे नंबर का? नॉन पोलर आरएस आर मोर स्टेबल देन पोलर आरएस। क्या आपने भी यही सोचा था? पक्का? यहाँ तक कोई डाउट? चलो चौथा देखो। अब बताओ क्या कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, पोलैरिटी भी सेम है, ऑक्टेट भी सेम है, तो क्या यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या है? नेगेटिव। और यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव है, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पर या कार्बन पर? तो कौन से रूल के बेस पे निकाला? उस पेयर के 1 2 3 रूल सेम आ रहे हैं, उससे आंसर नहीं निकल रहा। तुम समझ रहे हो, आईआईटी निकालना बेटा बहुत सिंपल है, बस आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ। आप याद रखो, दिमाग बड़ी कीमती चीज है, इसको इतनी आसानी से खर्च नहीं करना चाहिए। ये जब रूल्स से आंसर नहीं लग आ रहा हो तब आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा चलाओ। आप क्या करते हो ना, रूल वूल, अरे सर ये क्या रूल है, लो मैं एकदम से निकालता हूँ। फिर उसमें क्या होता है ना, कुछ आंसर आपके आ जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अरे सर आप फालतू इतना टाइम वेस्ट किया, देखो मैं बताता हूँ। फिर बाद में फिर अरे सर नंबर नहीं आ रहे, है ना। तो रूल्स को फॉलो करो बेटा। ऐसे बताइए फर्स्ट या सेकेंड? आप मुझे बताइए, यहां पर क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव लिख दिया, जबकि ऑक्सीजन लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव होना चाहिए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव होना चाहिए। चेक कर लो, कोवेलेंट बॉन्ड सेम आ रहे हैं? बोलो आ रहे हैं क्या? सेकेंड रूल क्या था? ऑक्टेट, यहां देखिए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और यहां देखिए इसका, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो यहाँ इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दोनों में एक एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ रहा है। थर्ड रूल था पोलर नॉन पोलर, तो ये भी पोलर है ये भी पोलर है, दोनों पे चार्ज है। बोलो हाँ या ना? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहाँ ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव। बोलो मेरे भाई, एनी डाउट हियर? यहाँ तक कोई भी चीज दिक्कत दे रही है? हाँ जी। 7 6, क्या प्रॉब्लम आ रही है? खड़े हो जाओ। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोलो तो सही।
फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? रूल लगाओ, कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ रहे हैं पहले वाले में, दूसरे वाले में? कोवेलेंट बॉन्ड से आंसर निकला नहीं। तो सेकेंड रूल क्या था? ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कितना आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी इसका ऑक्टेट 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट भी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहाँ समझ में आया? आया। थर्ड रूल क्या था? पोलर नॉन पोलर। नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होता है पोलर से। क्या ये भी पोलर है, इस पे भी चार्ज है? क्या ये भी पोलर है, इस पे भी चार्ज है? तो इससे भी आंसर नहीं आया। फोर्थ रूल क्या था? नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भाई आ गया ना यहाँ पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव कौन स्टेबल होगा? ठीक है, ठीक है, पक्का। सीक्वेंस वाइज रूल लगा रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकेंड? बताओ क्या पहला कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड सेम आ गया, सिग्मा बॉन्ड भी सेम आ रहे। सिग्मा बॉन्ड की तो टेंशन ही नहीं हो, तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हो, तो अब तो काउंट करने आते होंगे आप, है ना? मेनली पाई बॉन्ड पर फोकस करो। तो यहाँ देखो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड दो। यार बहुत बातें करते हो आप, है ना? कितना भी इंटेलिजेंट हो बेटा क्लास में, उसकी जिम्मेदारी इंटेलिजेंट बच्चे की और बढ़ जाती है ना? उसको तो और मोर सिंसियर होना चाहिए। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, आप सब सॉल्व करके सीख के बैठे हो, तो अपने नोट्स को ही पढ़ो, बातें मत करो। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आप अगर अच्छा रिप्लाई कर रहे हो ना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, तो आपसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। तो आप अगर बातें करोगे तो आपके आसपास के जो सराउंडिंग में 10-15 बच्चे, 8-10 बच्चे, वो हमेशा उसी को फॉलो करेंगे। फिर करेंगे नहीं करेंगे? जैसे टीचर को फॉलो बच्चा करता है, वो देख रहा है ना उसमें यार ये कैसे सॉल्व कर रहा है, बच्चा भी वैसे ही करेगा, है ना? तो थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ने सिंसियर वाले बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक्स्ट्रा होती है थोड़ी सी, ध्यान दो। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड कितने इसमें? एक। इसमें कितने? एक। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, इस बॉन्ड को जब मैंने तोड़ा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, प्लस उधर चला गया। तो भाई ऑक्टेट रूल भी सेम आ रहा है। कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। देखो 3 बॉन्ड आ रहे हैं, एक 2 हाइड्रोजन वाले और एक सीसी बॉन्ड। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड आ रहे हैं, 2 सीसी और एक हाइड्रोजन, यानी इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसका भी इनकम्प्लीट है। तीसरा पोलर नॉन पोलर, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। पोलर मतलब जहां चार्ज हो पोलर है। चौथा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव होना चाहिए। उससे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों ही कार्बन है। जैसे यहाँ एक कार्बन ऑक्सीजन था, अलग अलग नेचर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थे, यहाँ तो दोनों ही कार्बन है। तो इस पे भी कार्बन, इस पे भी कार्बन। तो जब इससे आंसर नहीं निकलेगा तो लास्ट में क्या लगाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप मुझे बताइए, क्या मिथाइल एक प्लस आई ग्रुप होता है? तो प्लस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। हमने बोला भी तो था 2 डिग्री केटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, बी या ए? हाँ जी बोलिए। ठीक है, ऐसे मुझे बताइए, सेम इसी तरह से इस पे अप्लाई करो। यहाँ कितने प्लस आई ग्रुप हैं? तो तीसरा ध्यान रखना, sp2 कार्बन प्लस आई नहीं होता है, ठीक है? तो उसको मेन यहाँ पर कितने प्लस आई ग्रुप है? बोलो एक। तो 2 प्लस आई ग्रुप ज्यादा स्टेबल करेंगे या 1 प्लस आई वाला? तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ए। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगला क्वेश्चन लिया है मैंने। अरे बोल दो यार, लास्ट वाला फटाफट बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ए के बाद, बी के बाद, सी, सी के बाद, पक्का? अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो एनर्जी का ऑर्डर ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा। कई बार वो स्टेबिलिटी ना पूछकर क्या पूछता है? एनर्जी। क्या पूछता है? एनर्जी। तो भाई स्टेबिलिटी, जब भी एनर्जी पूछे पहले स्टेबिलिटी निकालो और उसका उल्टा कर दो। तो अब मुझे बताओ कैसे निकाला, वापस से देखते हैं। इसमें कितने पाई बॉन्ड? इसमें कितने पाई बॉन्ड? डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है ना। इसमें कितने पाई बॉन्ड? 0। इसमें कितने? 0। तो ये दोनों आगे आ गए। अरे यार बोल दो, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। तो ये दोनों आगे आ गए और ये दोनों पीछे चले गए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी में भी इसमें पाई बॉन्ड सेम है? तो अब इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये नॉन पोलर है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, और इसमें चार्ज है। तो जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए ए और बी में, अब पोलर नॉन पोलर के आधार पर मैंने बोला ए ज्यादा है बी से। सही? सही?
अब सी और डी में चेक करेंगे, भाई पाई बॉन्ड भी नहीं है, पोलर नॉन पोलर से भी नहीं निकलेगा, दोनों ही पोलर है। अब मैं बोलूंगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव। यहाँ उल्टा कर दिया उसने, तो सी और डी में सी। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में याद दिलाना सर थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा दो इस पर भी और क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना, क्योंकि जेई एडवांस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे। वैसे ये भी काफी सफिशिएंट मैंने अच्छे सिखा दिया, लेकिन अभी और सिखाऊंगा, है ना। थैंक यू। डीपीपी बता दी होमवर्क। अगली क्लास में जीओसी की, सॉरी, आइसोमेरिज्म की पीवाईक्यूज डिस्कस होंगी। आइसोमेरिज्म की पीवाईक्यूज, जेई मेंस जेई एडवांस कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चन दिए, कितने दिए उसमें 24-25 क्वेश्चन है, तो वो करके लाना पूरे, ना जितने भी हो पूरे करके लाना।